जी, अब कैफ 6 का आप लोगों का जो पेपर है MFA, इसके लिए जो मेनली बुक आपको चाहिए होगी वो ICAP का स्टडी टेक्स्ट ही चलेगा। जी, तो ICAP का स्टडी टेक्स्ट इसके लिए मेनली हमें चाहिए होगा। इसके अलावा कुछ आपको अलग से मैं नोट्स वगैरह अवेलेबल कर दिया करूंगा। एक्चुअली मार्केट में बुक्स वगैरह तो मल्टीपल लिखी गई हैं, लेकिन इशू वही है कि कोई प्रॉपर यानी या तो स्टडी टेक्स्ट से उन्होंने कॉपी करके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाल दिए, कुछ क्वेश्चन फाइनल के पेपर के डाल दिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको बताइए जब से न्यू स्कीम आई है तब से ये टॉपिक यानी सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन एज सच यानी पेपर जो है प्रॉपर अवेलेबल इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब MFA के अंदर आप लोगों के ना सब्जेक्ट के 2 पार्ट बनते हैं, यानी अगर हम इसके 2 पार्ट्स करें तो एक इसकी थ्योरी का पार्ट बनता है जिसके अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल चीजें कराई जाएंगी, और ऑलमोस्ट 50% आपका सिलेबस इसके अंदर आ जाता है। ये आप लोगों को पता है कि बिलाल कुरैशी साहब आप लोगों को कराया करेंगे। बाकी जो इसका न्यूमेरिकल है वो मैं खुद आपको सिखाऊंगा। तो इसके 2 पार्ट बन जाते हैं। अगर इस सिलेबस को देखा जाए इस पेपर के, इसके अंदर ना उन्होंने 3 चीजें डाल दी हैं। कुछ स्टैट की एप्लीकेशन भी है, कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये टोटल चीजें इसकी बन जाती हैं। तो जो पार्ट फर्स्ट है ये तो आपको बिलाल साहब कराएंगे, पार्ट सेकंड जो है ये मैं कराऊंगा। बाकी इसका स्टैट का जो चैप्टर है वो फिर स्टैट से रिलेटेड जो टीचर हैं वो आपको कवर कराएंगे। तो ये टोटल इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। अब इस वक्त जो हमारी डिस्कशन चलेगी वो मेन जो मेरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चलते हैं। तो अगर हम लोग अपना इसके जो कंटेंट्स देखें या जो आप लोग समझ लें कि जो चैप्टर्स वगैरह बन जाते हैं, जो टॉपिक्स आपके बन जाते हैं, तो एक चीज जो आप लोगों ने पढ़नी है वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस।
ठीक है, तो आप लोगों ने कहा इसके लिए हमें आई कैप की मेनली बुक चाहिए होगी और इसके सब्जेक्ट के आप कहने के दो पार्ट बन जाते हैं। एक मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी आएगी जो बिलाल साहब आपको कवर कराएंगे। न्यूमेरिकल के अंदर आप कहने के एक दो टॉपिक हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, जिसके अंदर जी टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएंगी। और बाकी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो ये चीज़ें जो हम लोगों ने इसमें कवर करनी। तो अभी मैंने जो हमसे रिलेटेड टॉपिक बनते हैं वो लिखा है, जिसका मैंने एक लिखा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर आप लोगों की होती ये भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये होती लॉन्ग टर्म नेचर की, ठीक है। यानी एक आप लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वो आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, जिसका पीरियड ऑफ बेनिफिट नॉर्मली लेस देन 12 मंथ होता है। यहां पे जो डिसीजन मेकिंग आ जाती है ये लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर, जिसे आप कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म नेचर के डिसीजन पास करना होते हैं। मसलन आपको मैं कहता हूं एक नई फैक्ट्री में इंस्टॉल करूं कि ना करूं, तो अगर एक नई फैक्ट्री में लगाता हूं तो नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको बेनिफिट देगी। अगर डिसीजन सही पास हो गया नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट, और अगर खुदा न खास्ता डिसीजन गलत पास हुआ तो नंबर ऑफ ईयर्स तक आप लोग लॉस सफर करोगे। ठीक है, आप लोगों को मैं कहता हूं मशीनरी है, कितना फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करूं, वो रिप्लेसमेंट वो भी इसी में ही आ जाता है। आप लोगों को मैं कहता हूं मशीनरी चाहिए, पैसे नहीं है, क्या लोन लेके खरीद लूं कि लीज पे ले लूं, वो चीज भी आप लोग इधर ही कवर करेंगे। तो ये इस तरह की सारी डिसीजन मेकिंग आ जाती है। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करूं कि ना करूं, अगर सक्सेसफुल हो गई तो नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट देगी, और अगर खुदा ना खासा गलत डिसीजन पास कर लिया नंबर ऑफ ईयर तक लॉस होगा। तो यही वजह है कि अगर कभी आप लोग देखें ना, आम तौर पे ये जो फाइनेंस की जॉब्स होती है ना, ये अखबारों में एडवर्टाइज नहीं हो रही होती। उसकी रीजन ये होती है कि इंटरनली ये वैकेंसीज फिलअप होती हैं, और आम तौर पे देखने में ये आता है, इंशाल्लाह आगे आप लोग आर्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे, फर्ज करें कोई फाइनेंस का हेड छोड़ के जा रहा है, से उसकी 5 लाख सैलरी थी उधर, अब वो छोड़ के जा रहा है, तो जैसे वो रिजाइन देता है ना, तो उनका एम्प्लॉयर उससे पूछता है कि जी क्यों छोड़ना चाह रहे हो। अगर उसने कहा ना मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो उससे पूछता है कितने पे मिली है, अब से वो कहता है मुझे 7 लाख पे मिली है, तो वो कहता है यार इधर ही रुक जाओ, 7 मैं दे दूंगा। और अगर इन केस वो कह देना कि मैं तो उधर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आया हूं, तो फिर वो आपको कहता है कि यार मुझे अपनी ना रिप्लेसमेंट में कोई बंदा रखवा के जाओ। हालांकि रखने को तो पैसे देने ना, किसी को भी रख ले, वो इसको क्यों कहता है कि तुम रखवा के जाओ, ताकि वो किसी कॉम्पिटेंट बंदे को रखेगा, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो इससे डिस्कस कर पाएगा। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा रखा है आपने मेरी जगह, और वो मुझे फोन करके पूछे मुझे ये बता दे, तो मैं तो नहीं बताऊंगा। तो उस वजह से ना वो इस तरह करके वैकेंसीज फिलअप होती हैं। तो यही वजह है कि इनकी आम तौर पे अखबारों वगैरह में जॉब्स की ऐड नहीं आती, लेकिन अगर कभी कभार किसी की आ जाए तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। उन्होंने लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 15 to 20 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सेम लेवल। ठीक है, खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं, उसका साथ 15-20 साल का उस लेवल का एक्सपीरियंस भी हो। अब वो इस तरह की रिक्वायरमेंट क्यों डालते हैं? देखिए, ये है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। खुदा ना खासा आपने 1-2 डिसीजन गलत पास करा दी ना, आपने फैक्ट्री बंद करा देनी है, कंपनी बंद करा देनी है, आपको तो जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, वो बंदा फारिग हो जाएगा। तो उस वजह से ना वो ज्यादा एक्सपर्टीज वगैरह रिक्वायर्ड करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग यही डिसीजन पास करना सीखेंगे कि किस तरह लॉन्ग टर्म नेचर के सारे डिसीजन पास किए जाते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, तो इसमें आप देखेंगे हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा, जिसकी बेस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, डिस्काउंट करना होगा। इसमें आप लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हैं तो मल्टीपल मेथड, आपके सिलेबस में डिस्काउंटिंग के मेथड हैं, जिसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाला करूंगा और फिर उसकी बेस पे डिसाइड करूंगा। आपने मैथ के अंदर फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, एन्युटी पढ़ा था, परपेचुटी पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशन आनी है। तो अब उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। अब अभी तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब ये वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, तो रेट आपको दिया होगा, लेकिन आई कैप ने वो रेट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सिलेबस का पार्ट बनाया हुआ है।
तो आप लोगों के सिलेबस में तो अभी तो क्योंकि तीसरी चौथी अटेम्प्ट अभी होगी लेकिन एसीसी वालों का जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना इसका, तो कई दफा एग्जामिनर रेट दे देता है, कई दफा वो इसका रेट नहीं देता बल्कि इस टॉपिक का डेटा दे देता है, कहता खुद ही रेट निकाल कर फिर आगे सॉल्व कर जाओ। तो आप लोगों की भी पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली आपको मैंने जैसे बताया अभी तीसरी चौथी अटेम्प्ट इसकी आएगी, तो आईकैप की ना नॉर्मली प्रैक्टिस होती है शुरू शुरू में, जब भी कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है उसका पेपर में सिंपल टेस्टिंग होती है, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसके क्वेश्चन मुश्किल होते जाते हैं। तो अभी तक तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया जाए। तो उस वजह से ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे रेट फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद आ जाएगी बजटिंग। अब बजट नाम से ही आपको आइडिया हो गया कि फ्यूचर के बारे में आपने प्रिडिक्शन करनी होगी, प्लान करना होगा, टारगेट कुछ सेट करना होगे, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स का बजट भी आ जाएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कैश बजट्स, तो वो सारे बजट्स वगैरह हम लोगों ने इधर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पुरानी स्कीम की मैं बात करूं तो ये भी पहले सीएमए में होता था, ये भी पहले सीएमए में होता था और ये भी सीएमए में होता था। इसके अलावा भी एक दो टॉपिक थे जो सीएमए के सिलेबस का पार्ट थे, लेकिन आईकैप ने क्या किया, जब ये न्यू स्कीम आई तो वहां से उसने वो टॉपिक निकाल के इधर किए, और चूंकि तकरीबन 40-45% सिलेबस रिड्यूस हो गया, इसलिए उसने कॉस्ट का पेपर 3 बना दिया। अदरवाइज आप लोगों के पेपर में जब पुरानी स्कीम थी तो 15 नंबर तक का क्वेश्चन इसका आता था, 15 से 18 नंबर का, 25 नंबर तक का क्वेश्चन इसका आता था, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस या जो अदर टॉपिक थे उनमें से आता था। तो तकरीबन आप लोग समझ लें कि 40-45% का जो सिलेबस था आईकैप ने वो कॉस्ट से कम कर दिए। और फिर ऑन द अदर हैंड आईकैप ने फर्दर ये भी किया कि जो क्वेश्चन डालना शुरू किए वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं डाल रहा। मतलब कई लोगों ने मशहूर कर दिया था कि जी कॉस्ट अकाउंटिंग 8वां पेपर होता था, अब तीसरा बन गया तो पास ही नहीं होना। तो इस तरह नहीं है कि आईकैप बगैर सोचे समझे ऐसा काम करता है। उसने सिलेबस भी रिड्यूस किया, उसने क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो भी थोड़े कंपैरेटिवली आसान किए, तो उस वजह से वो कैप 3 के ऊपर भी कॉस्ट पड़ी जा सकती है। अगर एसीसी में आप लोग देखें ना तो उनका दूसरा पेपर ही कॉस्ट का होता है, तो उस वजह से वो इतना इशू नहीं है। बहरहाल तो बजटिंग के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ बजट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बजट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। देखें, जब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसका आपको क्या टाइम स्पेन नॉर्मली कितना होता है? हाँ जी, 12 मंथ या उससे कम, ठीक है। मसलन एक कस्टमर, जो मैं चीज 100 रुपए की बेचता हूँ, कस्टमर ने आकर मुझे कहा जी मुझे 80 की दे दो। अब मैंने यहाँ पे डिसीजन पास करना है, इसको 80 की बेचूं कि ना बेचूं, तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। आज जब बेच दूंगा, सही डिसीजन पास हुआ तो फायदा हो जाएगा, गलत हो गया तो नुकसान होगा, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं चलना। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने ना मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क की मैनेजमेंट करनी है। मसलन हम ये भी देखेंगे कि यार लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, कल को जैसे अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, आज से साल पहले प्राइसेस ले लें, आज की प्राइसेस ले लें, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। अब एक बंदे ने आज से साल पहले डिसीजन पास किया था जी 5 साल मेरा ये बिजनेस चलेगा, तो उसके हिसाब से उसने प्रिडिक्शन कर ली। आज साल गुजरा, मल्टीपल प्राइसेस अप एंड डाउन हो गई, हो सकता है उसका जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था आज उसको लॉस दे रहा हो। तो उसके लिए ना हमें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ती है कि यार फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में कोई रिस्क आ जाए। फिर आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आपने डॉलर्स में पेमेंट भी करनी है, डॉलर रिसीव भी करने हो सकते हैं, ठीक है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एग्जांपल ले लें। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे कि फॉरेन करेंसी का रिस्क किस तरह मैनेज किया जाता है, ठीक है। मसलन फर्ज करें, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं डॉलर लगातार महंगा होता जा रहा है। जैसे आप लोग अगर देख लें जो गाड़ियों की कीमतें हैं हर 15-20 दिन के बाद 3-4 लाख बढ़ जाती है। अब वो रीजन क्या देते हैं जी, डॉलर महंगा हो गया, या वो कहते हैं जी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो
उस फॉरेन करेंसी के रिस्क को मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं वो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को हो सकता है आज से 6 महीने बाद लोन की जरूरत पड़े। मतलब आज मुझे पता है आज से 6 महीने बाद मुझे लोन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज बैंक मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, 6 महीने बाद तो नहीं पता क्या रेट होगा। तो इसको मैनेज मैं करना चाह रहा हूं कि मुझे ये तो पता मैंने लोन तो लेना है, लेकिन लेना 6 महीने बाद है। तो उस रेट के रिस्क को मैनेज करने के भी मल्टीपल तरीके हैं जो हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह कमोडिटीज रिस्क होता है, उसको मैनेज करने के तरीके पढ़ेंगे। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना आपके, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, उनके बारे में सारी डिस्कशन भी यहीं पे चलेगी। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल के बारे में सारी प्लानिंग, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल की फंडिंग कहां से की जाए, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहां से अरेंज किए जाएं। उसके बाद फिर हम लोग इसमें बेसिक, एक्चुअली आईकैप ने पूरा सिलेबस में नहीं डाला, इसका जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जैसे डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, वो सारा आईकैप ने फाइनल में डाला है। इधर उसने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें हम वर्किंग कैपिटल रेशियोज पढ़ेंगे, ओवर ट्रेडिंग, ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कैसे होती है। छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोग इसमें कवर करेंगे। और लास्ट है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोग डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, उनके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल है, तो ये टोटल चीजें हमारी इसके अंदर बन जाती हैं। तो जो हमारा मेन हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को, वो हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्योंकि आपको कहने का ये भी एक किस्म की डिसीजन मेकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म नेचर की है। तो जो डिसीजन मेकिंग सीएमए में आपने पढ़ी थी, उसी के कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होंगे। मतलब कैलकुलेशन तो इसकी अपनी हुआ करेगी, लेकिन वहां पे जो हमने पढ़ा था रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट, उनकी इंप्लीकेशन यहां पर आएगी। तो अब क्योंकि थोड़ा गैप आ गया होता है, माइट भी आप में से किसी ने भी सीएमए शायद पढ़ा भी ना हो, तो उस वजह से ना पहले मैं वो चीजें थोड़ी सी रिकॉल कराऊंगा, ताकि उसके बाद फिर हम लोग जब अपने टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करें तो आप लोग मैनेज कर पाए। ठीक है, तो अब आज हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। कल से इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अच्छा इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे एक होता है पेबैक पीरियड, दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
तो मेनली जो एग्जामिनेबल आपसे रिलेटेड चीजें हैं वो तो यही दो हैं। इनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। आई कैप ने मेरे ख्याल आपकी बुक में हल्का सा इनका हिंट ही दिया होगा। पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको रिकवर करने पे कितना अरसा लगेगा। मसलन आप लोगों को मैं कहता हूं कि यार आप लोग मुझे 10,000 अभी दे दें और 3 साल तक आप मुझसे 4,000 वापस लेते रहें। ठीक है, 10,000 पे आप मुझे अभी दे दें, 3 साल तक आप मुझसे 4,000 पर एनम लेते रहें। अब अगर देखा जाए आप मुझे दे 10,000 रहे हैं, मिल 12 रहे हैं, 2,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं इसका पे बैक पीरियड निकालो तो देखें पहले साल आपको 4,000 मिल गए, बाकी कितने रह गए? 6,000 रह गए। ठीक है, यानी आपने 10,000 पे इन्वेस्ट किया था ना, तो 4 आपको पहले साल के एंड पे मिल गया, बाकी 6,000 रह गया। अगले साल मजीद 4,000 मिल गया, अब कितना रह गया? 2,000। अगले साल तीसरे साल में 4,000 आना है, तो 2,000 रिकवर करने पे कितना अर्सा लगेगा? 6 महीने। तो इसका 2.5 ईयर्स इसका क्या कहलाएगा? पे बैक पीरियड। ठीक है, तो पे बैक पीरियड का मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगता है, मतलब जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिकवर करने पे कितना टाइम लगेगा। इसका अगर डिसीजन क्राइटेरिया हम लोग देखें ना, तो हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट with least payback period and it must be matched with management policies ठीक है। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विथ लीस्ट पे बैक पीरियड, क्या मतलब होगा इसका? हाँ, जिसका मिनिमम टाइम हो, कहता है उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा। और आगे मैंने क्या लिख दिया? इट मस्ट बी मैच्ड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज। अब फर्ज करें दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी।
अच्छा, अब ये दो मैंने प्रोजेक्ट लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई एक आपने एक्सेप्ट करना है। मैंने इन्वेस्टमेंट दोनों की बराबर कर दी, 10-10 हजार। अच्छा, अब पहले साल आपको 4,000 रिकवर हो गया, बाकी कितना रह गया? 6,000। अगले साल फिर 4 मिल गया, 2,000। अगले पूरे साल में 4 अर्न किया, तो 2,000 अर्न करने पे कितना अर्सा लग जाएगा? 6 माह। तो इसका पे बैक पीरियड कितना हो गया? 2.5 ईयर्स। अच्छा, अगर इधर आए तो 10,000 इन्वेस्ट किया, पहले साल 5 मिल गया, तो बाकी कितना रह गया? अगले साल फिर 5 मिल गया, तो इसका 2 ईयर्स। अगर आपको मैं इतना ही डेटा देके कहूं बताएं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाए, तो कौन? तो प्रोजेक्ट बी करना चाहिए, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड कम है। ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड के फायदे क्या हैं? एक तो सिंपल है, आम बंदा भी इसको अंडरस्टैंड कर जाता है। दूसरा, इसमें हमारी कोशिश होती है एज सून एज पॉसिबल अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर लो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी नुकसान हो तो आप अपना प्रॉफिट फोरगो कर रहे हो, अपनी प्रिंसिपल रिकवर होगी हो। फर्ज करें 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट दोनों ही बंद हो जाते हैं, इंसॉल्वेंसी की तरफ आप चले जाते हैं, तो इधर जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर ये बिजनेस 2 साल का इंसॉल्वेंसी में चला जाता है, तो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, 2 साल में रिकवर कितना हुआ था? 8। अभी आपका प्रिंसिपल भी पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो इसको ना आपको लॉस सफर करना पड़ेगा। इसका अगर 2 साल के बाद ये बंद हो जाता है तो आप अपना प्रिंसिपल तो रिकवर कर चुके थे ना, प्रॉफिट ही फोरगो हुआ। तो इस वजह से ना इस मेथड का ये मेन कुछ फायदे हैं। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो देखें, साल बाद का 4,000 क्या आज के 4,000 के इक्वल वर्थ रखता था? नहीं। 2 साल बाद का 4,000 आज के 4,000 के इक्वल वर्थ रखता था? नहीं। लेकिन आप तो ये चेक करते गए जी, 4 मिल गया, 6 रह गया, फिर 4 मिल गया, 2 रह गया। इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, आपने भी कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था? बी। बी में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 10,000। टोटल रिकवरी कितनी हुई? 12। प्रॉफिट कितना बनता है? 2,000। इधर आ जाएं, 10,000 पे इन्वेस्ट किया, टोटल रिकवरी कितनी हुई? 6,000 प्रॉफिट बनता है। 6,000 प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट आपने मेरा छुड़वा दिया, 2,000 वाला एक्सेप्ट करवा दिया। तो ये मेथड जो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर नहीं करता। इसका ये भी एक ड्रॉबैक था। ठीक है। तो यही वजह है कि आपको ने कहा कि ये अब हम प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं करते। अच्छा, यूके के अंदर एक दफा सर्वे हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 70% हमारे डिसीजन पे बैक की बेस पे पास होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था खाली पे बैक नहीं, पे बैक के साथ कोई ना कोई एक और इन कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ले लेते हैं। मसलन ये दोनों ले लिए, या ये और ये ले लिया, इस तरह करके। अभी जैसे मैंने इसको कहा था ना कि इसमें एक ड्रॉबैक है, वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, तो उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया गया हुआ है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब पहले इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो, फिर उसकी बेस पे पे बैक फाइंड आउट करो। तो वो वैल्यू ऑफ मनी वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया उससे। तो बहरहाल ये आप लोगों के हैं सिंपल मेथड, लेकिन ये हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते। ज्यादा आपसे रिलेटेड यही बनेंगे पेपर में। आपके जब भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं दो से रिलेटेड होता है। कई दफा दोनों आ जाते हैं, कई दफा एक आ जाता है। तो ये तो था जी इसका पे बैक पीरियड। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं
और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी कह दिया जाता है, दोनों वर्डिंग्स के लिए यूज हो जाती हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फॉर्मूलाज यूज करते हैं। नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज किया करते हैं वो ये आ जाता है कि एवरेज प्रॉफिट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कुछ लोग लिखा करते हैं एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉफिट की आप लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? जिसकी प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो।